दोस्तों नमस्कार, स्टडी टूवर्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आरओ एआरओ 2016 के प्री के पेपर को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन शुरू करें उससे पहले हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मैम हम करंट अफेयर्स तो पढ़ चुके हैं लेकिन मार्केट में करंट अफेयर की ये बुक नहीं आई है, वो बुक नहीं आई है, क्या उन बुक्स को पढ़ना चाहिए? तो हम उनसे केवल इतना कहना चाहेंगे कि 4 नई किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप जितना करंट अफेयर अभी तक पढ़ चुके हैं उसी को 4 बार रिवाइज कर लीजिए। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यदि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम के दिन ऐसा होगा कि जब आपको पेपर मिलेगा तो आपको लगेगा कि हमने पढ़ा तो बहुत था लेकिन कुछ याद नहीं है। तो याद रहे इसके लिए आवश्यक है आप पढ़े हुए को बार बार रिवाइज करिए। इसके साथ ही आपके पास समय बचता है तो आप ज़्यादा फोकस करिए हिंदी पे, ठीक है, क्योंकि वो 60 नंबर की आनी है और सिलेक्शन में अहम रोल निभाती है। दूसरा एग्रीकल्चर पे फोकस करिए, यूपी स्पेशल देख लीजिए और आप देख सकते हैं सेंसस को और साइंस को, ठीक है, जनसंख्या और साइंस को ज़रूर देखिए। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्विज के रूप में लेके आते हैं, ठीक है, और भी क्विजेस उसमें आती रहती हैं, कुछ गाइडेंस भी हम देते रहते हैं और स्टडी मटेरियल वगैरह भी शेयर होता रहता है। चलिए अब बातचीत बहुत हो गई, अब पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं सेशन को। करनाल बंट रोग है किस फसल का? गेहूँ फसल का। इसके साथ ही याद रखिएगा रस्ट और टुंडू भी गेहूँ फसल का ही रोग है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ दे रखे हैं आपको पादप पोषकता, दूसरी तरफ देखें उनके कार्य। तो नत्रजन या नाइट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है वृद्धि एवं विकास के लिए, सही है। फास्फोरस रिस्पॉन्सिबल है जड़ के विकास के लिए, भी सही है। पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने के नियंत्रण पर, यह भी सही है। बोरोन से संबंधित है रोग प्रतिरोधकता से। तो देखिए इसमें चारों ही सुमेलित हैं, इसको याद रखिएगा, इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? थर्मो रेजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। तो देखिए पहला ही हमें मिल गया सही सुमेलित। याद रखिएगा थर्मो रेजिस्टर एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है, ठीक है। तो आपको याद रखना थर्मो रेजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्ट्रेटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप में स्थापित वायुपोत। याद रखिएगा, ठीक है, क्या होता है? अधिक ऊंचाई पर स्थापित वायुपोत होता है। क्या काम करता है ये विभिन्न प्रकार के बेतार संचार सिग्नलों को प्रसारित करने हेतु एक स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए कथनों पर विचार कर लेते हैं। विभारी नाभिकों के विखंडन, देखिए यहीं गड़बड़ हो गया, यहाँ संलयन लिखा हुआ, संलयन अर्थात संयुक्त करना, और यहाँ पे लिखा है विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता। तो कथन एक तो गलत हो गया। नाभिकीय संलयन बनता है हाइड्रोजन के 2 हल्के नाभिकों के संलयन से, ठीक है। 2 हल्के हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर बनाते हैं एक भारी नाभिक वाला हीलियम, और इसके साथ ढेर सारी एनर्जी जो होती है वो निश्चित होती है, रिलीज होती है। तो आपका पहला कथन हो गया गलत। दूसरा कथन देखते हैं, साधारणतः इनकी टोकमान डिज़ाइन होती है, ये बिल्कुल सही है। ये बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, ये भी सही। तो आपका दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर किससे बनते हैं? अर्धचालक पदार्थों से बनते हैं, सेमीकंडक्टर से बनते हैं। तो जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर। इसके साथ याद रखिएगा सिलिकॉन भी क्या है? सेमीकंडक्टर है, और इनका उपयोग होता है ट्रांजिस्टर को बनाने में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, क्योंकि कारण क्या है? हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, गर्मी में सलाह दी जाती है कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहनिए, उससे आपको कम गर्मी महसूस होगी। कम गर्मी महसूस क्यों होगी? क्योंकि हल्के रंग के कपड़े ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है, तो आपका सही होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है विस्फोटक के उत्पादन में। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है, यह कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अर्थात नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है, ठीक है। और नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है जिसे नोबेल तेल भी कहा जाता है। इसका प्रयोग TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, जो डायनामाइट विस्फोटक के पदार्थ में प्रयोग होता है उसको बनाने में, उसमें इसका उपयोग होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है लाल फास्फोरस का प्रयोग। रेड फास्फोरस का
लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। माचिस बनाने में चीड़ की लकड़ी की तीली पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड, गोंद का मिश्रण लगाया जाता है और रगड़ने वाली सतह पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। तो आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? स्वाप्रतिरक्षक शोध, संधिवात, संधिशोध, ये क्या होता है? ये होता है अर्थराइटिस। ठीक है, अर्थराइटिस क्या होता है? वो जो जॉइंट्स पेन वगैरह होता है, जिसे गठिया भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। ठीक है, तो ये सही सुमेलित है। अनुवांशिक रोग, क्षय रोग अर्थात टीबी, तो टीबी अनुवांशिक रोग नहीं है, यह बैक्टीरिया से होती है। कौन से बैक्टीरिया से? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। याद रखिएगा। तो यानी यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। पामा रोग चिचड़ी, मानसिक रोग मनोविदलता। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सांप के जहरीले विषदंत होते हैं, रूपांतरित रूप हैं। जंभिका दांत के, जंभिका दंत को कहा जाता है मैक्सिलरी टीथ। ठीक है, ये दांत सांप के ऊपरी जबड़ों में स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। अगला प्रश्न है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, गलत है ये। केवल मादा रक्त चूसती है, बिल्कुल सही है। मादा पौधों का रस चूसती है, नहीं, मादा तो खून चूस रही है, तो रस कहाँ चूसेंगी? ठीक है, ये गलत हो गया। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये भी गलत है। जो खून चूसता है उसी के डैने बड़े होंगे, तो नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। 2 और 5 सही है, बाकी के आपके कथन गलत हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। हड्डियों की उपस्थिति में कौन सा यौगिक होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। सिरका में उपस्थित अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। दूध खट्टा होता है लैक्टिक एसिड के कारण और फलों का पकना होता है एथिलीन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका कौन सा मैच होगा? 4, 3, 1, 2 डी। याद हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है, कुटकुटा अमरवेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आर कारण दिया है, यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, यही गड़बड़ हो गया। पत्तियों से नहीं, तनों से। ठीक है, अमरवेल तने पे लिपटी होती है और तने से ही अपनी पोषण को प्राप्त करती है, तो आर तो गलत हो गया। तो इसमें क्या होगा? ए सही है किंतु आर गलत है, यानी आपका डी होगा इसमें सही। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, ये कहाँ पे? नागपुर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान अर्थात सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI, ये कहाँ पर है? आपके है ये मैसूरू में, याद रखिएगा। ठीक है, कई बार पूछा गया है। केंद्रीय आलू संधान संस्थान, ये कहाँ पे? शिमला में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है, याद रखिएगा। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंदरी में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च जोन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको याद तो हो गया कि दोबारा रिवाइज करा दें। नीरी किससे संबंधित है? नागपुर से। केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान के संबंधित है? मैसूरू से। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला से, शिमला में कुफरी में। और केंद्रीय तंबाकू राजमुंदरी से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? ईस्ट किण्वन सही है। ठीक है, ईस्ट किण्वन की क्रिया करता है। दुग्ध प्रोटीन है कैसीन, ये भी सही है। दूध में जो सफ़ेदी होती है वो कैसीन प्रोटीन के कारण होती है। और गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो केराटिन प्रोटीन के कारण होता है। एलोवेरा आवृत्तिबीजी है, बिल्कुल सही है। घटपर्णी परजीवी आवृत्तिबीजी है, नहीं, परजीवी नहीं है। घटपर्णी स्वापोषी है, ये भी क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए ये क्या करता है? कीटों का भक्षण करता है। घटपर्णी को निपेंथीज भी कहा जाता है, आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए रितौंधी, बिल्कुल सही है। विटामिन B3 पेलाग्रा, ये भी सही है। आप बताइए विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन डी वर्ण अंधता, ये गलत है। ये वर्णांतर अर्थात कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये किसी विटामिन की कमी से नहीं होता बल्कि एक अनुवांशिक रोग है। ये पुरुषों में पाया जाता है। कलर ब्लाइंड लड़के होते हैं, जो मादा होती हैं वो कलर ब्लाइंड नहीं होती। स्त्रियां क्या होती हैं? वाहक होती हैं ये। ठीक है, वो कैरियर होती हैं इस बीमारी की, उनमें खुद में ये बीमारी नहीं होती है। फॉलिक एसिड रक्ताल्पता, ये बिल्कुल सही है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन B3 का आपको बताना है। विटामिन डी का या विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरोल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ल्ड फ्लू का कारक है? तो वर्ल्ड फ्लू का कारक है H5N1। ठीक है, फिर H1N1 किसका है? ये है स्वाइन फ्लू का।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वी.डी. सावरकर की किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही। R.C. मजूमदार द सेपॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, राधा कमल मुखर्जी ने लिखी अवध इन रिवोल्ट, नहीं भाई साहब, अवध इन रिवोल्ट किसने लिखी है? याद कर लीजिए, रुद्रगांशु मुखर्जी ने। ठीक है। S.B. चौधरी ने कौन सी किताब लिखी है? सिविल रिबेलियंस इन इंडियन म्यूटिनीज, याद रखिएगा। ठीक है, ये किताबें तो कई बार पूछी गई हैं, वी.डी. सावरकर की, R.C. मजूमदार की और S.B. चौधरी की। ये किताब अवध इन रिवोल्ट थोड़ी सी नई है, वैसे आपने पढ़ी होगी। ठीक है, इसकी राइटर कौन है? रुद्रगांशु मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो बंगाल और पंजाब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। कहाँ बना था? 6 जगह पे बना था। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? मद्रास में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रांत में, संयुक्त प्रांत में, मुंबई में। फिर से रिपीट करते हैं, मद्रास, मुंबई, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। अब आपको याद हो गया होगा, 6 प्रांतों में कांग्रेस ने 1937 में जो चुनाव हुए थे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 6 प्रांतों में अपने मंत्रिमंडल बनाए थे। उसके बाद हालांकि इन्होंने 2 और प्रांतों में भी अपने मंत्रिमंडल बना लिए थे। ठीक है, वो साझा मंत्रिमंडल थे, पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में, लेकिन आपको बस 6 याद रखने हैं। ठीक है, बंगाल और पंजाब में नहीं बना पाए थे। पंजाब में फिर किसका बना था मंत्रिमंडल? याद रखिएगा, यूनियनिस्ट पार्टी का। ठीक है, जिसके मुखिया थे सिकंदर हयात खां। और बंगाल में इसमें साझा मंत्रिमंडल बना था मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी का। कृषक प्रजा पार्टी के मुखिया कौन थे? फजलुल हक। फजलुल हक, याद रखिएगा। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का, जिसके नेता थे सिकंदर हयात खां, और बंगाल में थी कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग कृषक प्रजा पार्टी के नेता, याद रखिएगा, फजलुल हक। अगला प्रश्न भी देख ही लेते हैं। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में किसे बनाया गया था? तो याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल को। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालक्रम में निम्नलिखित कूट से चुनिए। तो देखिए, जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा है, इसकी स्थापना हुई थी 1836 में। किसने की थी? याद कर लीजिए, द्वारकानाथ ठाकुर ने। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में। ठीक है, ये भारत की पहली संस्था थी जिसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इसको किसने स्थापित किया था? द्वारकानाथ ठाकुर ने। ठीक है, यानी दोनों ही द्वारकानाथ ठाकुर ने स्थापित की हैं। अगला है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। किसने की थी? जॉर्ज थॉमसन ने। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? सुसर कुमार घोष ने। कब? 1875 में। तो देखिए, 36, 38, 43, 75 यानी क्रम से लगी हुई हैं, 1, 2, 3, 4। याद हो गया आपको? अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? लोक मतलब सामान्य जन। ठीक है, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। याद हो गया आपको? याद कर लीजिए, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है। इसके अंतर्गत 1028 मंत्र हैं। ठीक है, 10 मंडल हैं, जिसमें प्रथम और 10वां यानी पहला और आखिरी मंडल बाद में जोड़ा गया है। 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त है, जिसमें ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, पैर से शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो सही उत्तर से दक्षिण क्रम है एज्टेक, माया, मुइस्का, इनका। याद कर लीजिए, ऐसे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं दिया हुआ है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण या एक राट ब्राह्मण प्रयुक्त किया जाता है? तो ये प्रयुक्त हुआ था गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। ठीक है, सातवाहन शासक गौतमपुत्र सतकर्णी को बलसिरी के नासिक अभिलेख में एक ब्राह्मण कहा गया था, जिसका अर्थ होता है ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। ठीक है, तो एका ब्राह्मण आए या एक राट ब्राह्मण आए, एक छत्र ब्राह्मण आए, तो आपको याद रखना है गौतमपुत्र सतकर्णी। ये कौन थे? सातवाहन शासक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ वास्तुशैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकलाओं का आपको मिश्रण देखने को मिलेगा।
जो ग्वालियर का तेली मंदिर है इसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि जो नक्काशियाँ और मूर्तियाँ हैं वे नागर शैली में बनी हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो सुबुद्ध अंतिम थे। ठीक है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित व्यक्तियों में इनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे, और इन्होंने ही प्रार्थना की थी आनंद ने, तभी बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका उल्लेख मिलता है? तो आपको उल्लेख मिलेगा जहांगीर का। प्रयाग प्रशस्ति में यहाँ प्रयास लिखा है, प्रयाग होगा। प्रयाग प्रशस्ति में इसकी रचना किसने की है? तो आप याद रखिएगा, इसकी रचना की है संधि विग्रह सचिव हरिसेन ने। समुद्रगुप्त का ही सचिव था हरिसेन। और इसमें किसका उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त का तो मिलेगा ही, जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? राजवंश दिए और सिक्कों की धातुएं दे रखी हैं। कुषाण ने स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलाए, बिल्कुल सही है। गुप्त ने स्वर्ण और रजत के, ये भी सही है। सातवाहन ने स्वर्ण के सिक्के चलाए, ये गलत है। इन्होंने मेनली जो इनके सिक्के फेमस हैं वो हैं सीसा और पोटीन के। ठीक है, इन्होंने सीसा और पोटीन के सिक्के चलाए। उसके बाद इन्होंने कुछ तांबे और चांदी के सिक्के भी चलाए, लेकिन आप सीसा और पोटीन ज़रूर याद रखिएगा। कलचुरियों ने स्वर्ण और रजत एवं ताम्र के सिक्के चलाए, ये बिल्कुल सही है। तो क्या मैच नहीं है? सी सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो सबसे पहले अकबर के साथ आमेर के कछवाहा वंश के शासक राजा भारमल ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने अपनी पुत्री जोधाबाई या जैसे हरकाबाई के नाम से जाना जाता है उसका विवाह अकबर से किया था। तो इसका उत्तर हो गया सी। अकबर संबंधित कुछ और चीज़ें भी याद रखिएगा, वो आपको बता देते हैं। अकबर ने 1562 में हरकाबाई से या जोधाबाई से विवाह किया था। 1562 में ही दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, और 1578 में वो इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया। पहले केवल मुस्लिमों के लिए था। फिर 1579 में 79 में उन्होंने क्या किया? मजहर की घोषणा की। महजर की घोषणा का मतलब क्या होता है? जितने भी धार्मिक मामले हैं उनकी अब जो निर्णय है वो कौन करेगा? अकबर करेंगे। ठीक है। और 1582 में उन्होंने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया, एक नया धर्म चलाया। और 1583 में क्या किया? इलाही संवत चलाया। तो याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 1562 में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 63 में क्या किया? तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 64 में क्या किया? 64 में जजिया समाप्त किया। 75 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया। 78 में सभी धर्मों के लिए इबादत खाने को खोल दिया गया। 1579 में 79 में मजहर की घोषणा की। 1582 में दीन इलाही नया धर्म चलाया। 1583 में इलाही संवत चलाया। याद रखिएगा, इसके साथ याद रखिएगा 1571 में 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। और 1572 में अकबर पहली बार गुजरात में आक्रमण किया था, और उसी समय पे उन्होंने पहली बार क्या देखा था? समुद्र देखा था। बहुत ज़्यादा बता दिया, इतना सब याद रखिएगा। लेकिन अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन इल्तुतमिश के राजकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश की राजकाल में राजधानी थी दिल्ली। याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ याद रखिएगा इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। भारत में एकता प्रणाली चलाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। तो इतने फैक्ट इल्तुतमिश के बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध, इसमें पराजित हुए थे जयचंद। 1191 में 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध, जिसे कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। इसमें मोहम्मद गोरी हार गए थे। फिर दोबारा 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मकबरा भारत में बाहर स्थित है? तो बाहर स्थित है जहांगीर का। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? अहमदनगर में, दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण भारत में पड़ता है ना अहमदनगर। अहमदनगर में। जहांदार शाह का कहाँ है? इनका भी दिल्ली में है। अकबर का कहाँ है मकबरा? सिकंदरा में है। और अब कौन बचे?
बाबर बचे। बाबर का कहाँ पर है? काबुल में है, ठीक है। तो यानी काबुल देश के बाहर हो गया। तो बाबर और जहांगीर का मकबरा भारत में के बाहर है, भारत में नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित की तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हॉकिंस कब आए थे? 1608 से 1611 में। किसके समय में आए थे? जहांगीर के समय में, ठीक है। इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी गई थी। 5000 का जात और मनसब प्रदान किया था किसने? जहांगीर ने हॉकिंस को, ठीक है। टॉमस रो ने कब गए थे? जहांगीर के समय ही गए थे, 1615 से 1619 के बीच में। मनुची किसके समय में गए थे? याद करिए, ये गए थे शाहजहां के समय में, 1653 से 1708 में। रॉल्फिस 1585 से 1586 के बीच में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खान को दिया गया था साहब आलम बहादुर का खिताब। 1857 क्रांति के नेता भले ही दिखावटी बहादुर शाह थे, लेकिन पीछे से असली काम बख्त खां का ही था, इसलिए इनको उपाधि मिली थी साहब आलम बहादुर की। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पौंडीचेरी किसके कब्जे में था? फ्रेंच के कब्जे में, फ्रांसीसियों के। गोवा पोर्तुगीज के से कब्जे में था। आज़ादी के बाद हमने इन्हीं से आज़ाद कराया गोवा को। ट्रावनकोर किसके कब्जे में था? डेनिस के, ठीक है, डेन। मद्रास डच के, ठीक है, यहाँ सद्रास लिखा है, मद्रास होगा, ठीक है, डच से संबंधित है, तो आपको ये याद होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। रामायण का भी इन्होंने ही अनुवाद किया था। इसके साथ आप याद रख सकते हैं लीलावती का किसने किया? फैजी ने। लीलावती पूछा गया है एक बार, ठीक है, मैथ्स की किताब है, ये मैथ की किताब है। अथर्ववेद का किसने किया है? बदायूनी ने। उपनिषद का याद रखिएगा दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन है? शाहजहां के पुत्र हैं। अगला प्रश्न है, असम की सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले असम में 1839 में, 1839 में चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी का नाम था असम कंपनी। भारत की सबसे पुरानी व्यवसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। वे एक समाज सुधारक थे और संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। तो ये बात कर रहे हैं BM मालाबारी की, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के पारसी थे, ठीक है, इंडियन इंस्पेक्टर थे, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने आयु अधिनियम में बताया था कि जो लड़कियों की उम्र है वो न्यूनतम विवाह के लिए 12 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इससे कम उम्र की लड़कियों का विवाह नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार की। चलिए कथनों पर विचार कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। तो पहला ही कथन गलत है। महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च याद रखिएगा, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका कथन ए सही है और कथन ए गलत है, आर सही है, तो डी होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। नवाब साहब ये कहाँ किसके थे? क्रांतिकारी। कहाँ क्रांतिकारी घटनाओं का नेतृत्व कर रहे थे? कानपुर में। नवाब हामिद अली खान ये दिल्ली में कर रहे थे। मौलवी अहमद उल्लाह ये लखनऊ में कर रहे थे और मनी राम दीवान असम में कर रहे थे, ठीक है। तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इनके भी नाम ये भी पूछे ही जाते हैं बार बार। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो आंतरिक अशांति आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये 3 आधार हैं आपात की घोषणा के। जो 1978 के पहले 4 आधार थे, ठीक है, जिसमें आंतरिक अशांति भी शामिल था, लेकिन चूंकि इसका दुरुपयोग हुआ था इसीलिए 44 में संविधान संशोधन लाया गया और आंतरिक अशांति को आपात की घोषणा का आधार नहीं रखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। आपातकाल की जो घोषणा है या आपातकाल संबंधी जो प्रावधान है वो किस पार्ट में है, किस भाग में? संविधान के पार्ट
18 में कई बार पूछा गया है। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 52 से लेकर 60 तक। और किन 3 आधारों पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? युद्ध, वाह आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 98वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा प्रकाशित करने का अधिकृत किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पंचायत पार्ट 9 बिल्कुल सही है। नगर पालिकाएँ 9 का या 9A बिल्कुल सही है ये। सहकारी समितियाँ 9B 9 का, ये भी सही है। अधिकरण जो है वो भाग 10 में नहीं है, ठीक है, किस में है? भाग 14A में, ठीक है, 14A में। आर्टिकल याद रखिएगा 223A और 223B ट्रिब्यूनल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये बिल्कुल सही है। किस आर्टिकल से ऐसा होता है? संघ किस आर्टिकल के अंतर्गत उत्तरदायी होती है, आप बताइए? 75(3) के अंतर्गत, ठीक है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत अपने पद ग्रहण करेंगे, यहीं गड़बड़ हो गया, ठीक है। जो 75 आपका 2 है उसमें दिया गया है कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद को ग्रहण करेंगे। 75(1) में क्या किया गया है? आर्टिकल 75(1) में क्या कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। तो याद रखिएगा, इस हिसाब से आपका केवल एक सही है, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। 7वीं अनुसूची में दे रखी है विधायी शक्तियों का वितरण, बिल्कुल सही है। इसमें 3 सूचियां दी गई हैं, राज्य और केंद्र के विषय, साथ में समवर्ती सूची दे रखी है जिन पर दोनों ही केंद्र और शासन कानून बना सकता है। 8वीं अनुसूची भाषाओं संबंधित। अब आप बताइए संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? कुछ अधिनियमों का विधिमानीकरण संबंधित। जो 10वीं अनुसूची है वो संबंधित दल परिवर्तन के आधार पर निहरता। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी आता होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? तो यह है 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के अंतर्गत सभी विकासात्मक प्रयासों के बारे में मानव विकास को मान्यता दी गई थी। तो आपको कैसे टाइम याद रखना है? जो देखिए, जो 1992-97 वाला पीरियड है, इसमें ज़्यादातर जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनका डेट ऑफ ईयर जो है ना, सॉरी बर्थ ईयर है, वो इसी टेन्योर में पड़ता होगा। आगे देखते हैं, इस योजना में लक्षित जो विकास लक्ष्य था उसको रखा गया था कि 5.6% हमें विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको हासिल करना है, लेकिन हुआ कितना था? 6.7%, यानी बढ़ोतरी के साथ। अच्छी बात है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं। तो आपका ये सही हो गया। जीएसटी परिषद कर दर छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी, नई कर नीति को दहली निर्धारण भी करेगी, ये भी सही है। राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा, राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प नहीं है, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से आपका कौन सा सही है? 1 और 2 ही सही है। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 101 विधेयक 122वां था तथा अनुच्छेद 279A के अंतर्गत जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं। केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं। जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति के दर का निर्धारण भी करेगी। यह कर प्रणाली वैट को प्रतिस्थापित करेगी तथा राज्यों के पास वैट मूल्य वर्धित कर उगाही का विकल्प नहीं होगा। समझ आ गया आपको? अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाएंगे सदस्यों द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है इसको भी।
अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित की तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 है इसका उत्तर। ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये 1997 में आई थी। ठीक है, तो शहरों में रोजगार के लिए योजना पहले आई, गाँवों में 2 साल बाद गई। ठीक है, गाँव थोड़ा दूर पड़ते हैं ना शहर से, तो जाने में समय लग गया। आगे जवाहर रोजगार योजना 1989 1989, हम ये जो बताया आपको दूर जाने वाला ही खाली समझाने के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, तो याद कर लीजिए, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, जवाहर रोजगार योजना 1989 1989, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। कई बार पूछा गया, इसीलिए आपको दोबारा भी रिवाइज करा दिया है। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू हुई थी, 2001 में शुरू नहीं हुई थी, 1998 में शुरू हुई थी। ठीक है, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो ये सही है और ये वाला है गलत। तो आपको याद रखना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई थी? 1998 में। अगला प्रश्न देखते हैं, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड संसद के अधिनियम वर्ष 1982 में स्थापित हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है, 1982 में स्थापित हुआ था 12 जुलाई को। इसमें देखा है केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। तो आप नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, तो बोल क्या रहा है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, यानी कि कृषि के साथ साथ ये ग्रामीण विकास, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देता है। तो ये देखिए, ये गलत हो गया ना। तो आप इस तरह से सवाल को एलिमिनेट किया करिए, इस तरह सवाल को समझा करिए, तो आपका केवल एक सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सेबी अधिनियम पारित हुआ था। तो सेबी अधिनियम पारित हुआ था 1992 में। ठीक है, याद रखिएगा, सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज एंड बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को। सेबी का मुख्यालय आप जानते हैं मुंबई में है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एक नई दिल्ली में, एक कोलकाता में, फिर चेन्नई और अहमदाबाद में। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSME ED पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 2006 में। याद कर लीजिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है इसको। साथ में अभी हाल में ही MSME की डेफिनेशन भी बदल गई है, तो डेफिनेशन को भी देख लीजिए क्या है नई डेफिनेशन। ठीक है, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 लाख रुपए से ऊपर, परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। सी इसमें आपका सही है। किसके लिए? लघु निर्माणी उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है, विनिमय साख विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ था। तो यह प्रभावकारी हुआ था 1882 में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं जननांकी संक्रमण। और ये सिद्धांत किसने दिया था? F.W. नोटस्टीन ने। कई बार पूछा गया है, F.W. नोटस्टीन ने दिया था जननांकी संक्रमण का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से कितना प्रतिशत है? 16.51%, 16.51%। याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला ही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है कितना? 829 प्रति व्यक्ति। उत्तर प्रदेश की 2001-2011 की दशाब्द में जनसंख्या में शताब्दिक वृद्धि है 20.23%। महिला साक्षरता है 57.18 और पुरुष साक्षरता कितनी है? 67.3। ठीक है, और टोटल कितनी है? ये है टोटल, जो मेन है उनकी, पुरुष की कितनी? 77 पॉइंट समथिंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है सर्वाधिक। याद रखिएगा। उसके बाद किसकी बारी है? महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की, फिर गुजरात की। याद रखिएगा। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में तो पहले स्थान पर है और वहीं क्षेत्र में, क्षेत्रफल के हिसाब से इसका
भारत में चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर जारी की जाती है, सही है कथन। कारण क्या दिया है, 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है, ये गलत है, ठीक है। क्यों 10 वर्ष में होता है, जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो ने की थी, आप जानते हैं। उसके बाद 1881 में 1881 में लॉर्ड रिपन आते हैं और वो प्रत्येक 10 के बाद भारत की जनसंख्या का क्रमवार आकलन करवाना उन्होंने शुरू कर दिया था, और तब से ये जो क्रम है हर 10 वर्ष बाद जनसंख्या का आकलन करने जारी है, ठीक है। केवल 1921 की जनगणना को छोड़ दें तो उसके अलावा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था, तो उपयोग किया गया था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। हो सकता है इसको पूछा जाए, क्योंकि 2020 में ये जो सेंसस प्रयुक्त हो रहे हैं इस एग्जाम में होने, आगे तो शायद ना प्रयुक्त हो पाएँ, तो आप इसको याद रखिएगा। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये क्या था, आदर्श वाक्य था 2011 की भारत की जनगणना का। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकी संक्रमण के प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। आगे बोल रहा है, क्योंकि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है उस प्रकार हमको अधिक स्थान चाहिए रहने के लिए, तो हम वनों को काटते जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते जाते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वन क्षेत्र घटते जाएंगे, तो यानी संबंध कैसा हो गया, नकारात्मक हो गया ये। और पहला क्या कह रहा है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकी संक्रमण की प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही है, इस हिसाब से आपका ए उत्तर होगा इसमें। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस में जनघनत्व सबसे कम है, तो जो विकल्प दिए उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में जनघनत्व सबसे कम है। यहाँ पे कितना है, 829 है। बिहार में कितना है, 1106, तो यहाँ सबसे ज़्यादा है ही, ये तो हो ही नहीं सकता उत्तर, ठीक है। पश्चिम बंगाल में लगभग इतना ही था, 1028, याद रखिएगा। केरला में कितना था, 860। तो जो विकल्प दिए हुए हैं उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में जनघनत्व सबसे कम है, 829। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सन 2001 के 50 शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई, तो ये बिल्कुल सही है। कारण देखा क्यों हुई, क्योंकि भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। देखिए, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। मतलब आर तो सही है, भारत में मोबाइल संप्रेषण की क्रांति तो हो रही है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि का ये कारण नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों को नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले आएगा आपका गोवा, फिर आएगा मिजोरम, फिर आएगा तमिलनाडु और बाद में आएगा केरला। तो आपका क्या हो गया, 3 2 4 1, याद कर लीजिए। ये जनसंख्या से काफ़ी प्रश्न पूछे थे, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जनसंख्या को स्पेशल फोकस के साथ पढ़िए, ठीक है। और साइंस भी खूब पूछी जाती है, तो साइंस को भी अच्छे से पढ़िएगा। फिलहाल अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय निगमों में किस में प्रदर्शित हुई थी, तो मुंबई और दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रदर्शित हुई थी, ठीक है। दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ही, उसके बाद मुंबई भी नंबर 1 पर है। सबसे ज़्यादा है मुंबई में, फिर है दिल्ली में, फिर है कोलकाता में और फिर है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो विश्व की जनसंख्या का है 17.31%, जबकि हमें विश्व का क्षेत्रफल कितना है देश का, 2.4%, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाखी नगर के प्लस के नगरीय समूह में शामिल नहीं है, तो देखिए इसमें उड़ीसा शामिल नहीं है। टोटल कितने 10 लाखी प्लस नगरीय समूह है, 53 है, ठीक है। इन्हें मिलेनियम प्लस शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्र लगभग है, कितना है, 14 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है। जो 14-15 के आंकड़े उसके अनुसार था 14.32, और ये भी आज भी यही डेटा चल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर होता है, तो किसका होता है, ये मृत्तिका का होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है,
ये बिल्कुल सही दिया हुआ। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? ये आपके छत्तीसगढ़ रायगढ़ में, तो ये सुमेलित नहीं है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। उसके बाद दे रखा है एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है? ये अब पड़ती है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो इसमें सी और डी दोनों ही सुमेलित नहीं हैं, इनको याद कर लीजिए, इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। फिर अंसी कहाँ है? अंसी कर्नाटक में। बेतला कहाँ है? झारखंड में। गूगामल कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। अंसी कहाँ पर है? कर्नाटक में। बेतला झारखंड में। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। गूगामल आपके महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भीतरकनिका गरान, ये गरान क्या है? ये एक मैनग्रोव क्षेत्र है, ठीक है, उसको उस मैनग्रोव क्षेत्र का नाम है गरान, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है भीतरकनिका। यह वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है, तो ये गलत दिया है। वंशधारा नहीं बल्कि वैतरणी और ब्राह्मणी नदियों के डेल्टा के बीच में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। ब्राह्मणी और वैतरणी दोनों ही नदियाँ उड़ीसा में बहती हैं, जबकि जो ब्राह्मणी नदी है वो पूर्ण रूपीन उड़ीसा की ही नदी है। ये पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि उड़ीसा में स्थित है। तो आपका ना तो एक सही है ना ही दो सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित की तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दे रखे हैं आपको सूची 1 में दिया है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, और दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके राज्य। सिमलीपाल कहाँ पड़ता है? मेघालय में। मेघालय में नोकरेक भी पड़ता है, इसके साथ याद रखिएगा। अगला है दिहांग दिवांग, ये कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है वो। और दिहांग दिवांग ये अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक कहाँ है? ये मेघालय में। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है ब्लू नाइल या नीली नील नदी निम्नलिखित में किस झील से निकलती है? तो नीली नील निकली है ताना झील से, ठीक है। और जो व्हाइट नील है, जिसे ओरिजिनल हम कह सकते हैं नील रिवर है, वो विक्टोरिया झील से निकली हुई है। देखिए जो नील नदी है वो 2 नदियों से मिलकर बनी है, एक नीली नील से और वाइट नील से, ठीक है। वाइट नील किससे निकली है? विक्टोरिया झील से। और जो नीली नील है वो ताना झील से निकली है, ठीक है। और इन दोनों को ही जुड़ने के बाद बनती है नील नदी, याद रखिएगा। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये कहाँ? अफ्रीका में बहती है। इस पे 2 डैम हैं, कौन कौन से? आसवान बांध और नासिर बांध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक और दे रखे हैं पोत निर्माण केंद्र, दूसरी तरफ दे रखे हैं राज्य। ह्यूस्टन टेक्सास बिल्कुल सही है। स्पैरोस पॉइंट मैरीलैंड ये भी सही है। न्यू ऑर्लियंस लुइजियाना ये भी सही है। कैम्डेन फ्लोरिडा में नहीं है बल्कि कहाँ है? न्यू जर्सी में है, याद रखिएगा। कैम्डेन कहाँ है? न्यू जर्सी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सागरों को पश्चिम से पूर्व सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले कौन सागर पड़ता है? भूमध्य सागर पड़ता है। उसके बाद आपका पड़ता है काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर पड़ता है अरल सागर, याद कर लीजिए, ठीक है। मैप आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सुमेलित कीजिए, ठीक है। लीना नदी कहाँ गिरती है आप बताइए? ये गिरती है आर्कटिक सागर में, ठीक है। लीना नदी बहती है रशिया में, रूस में। तो योब एनएसी, यहाँ पे योब नदी बहती है, एनएसी बहती है और लीना नदी बहती है। तीनों ही नदियाँ कहाँ गिरती हैं? आर्कटिक सागर में। आमूर नदी जो है वो चीन और रसिया के बीच में, रूस के बीच में सीमा बनाती है। ये कहाँ गिरेगी? पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। टिग्रिस नदी जो है ये कहाँ गिरती है? फारस की खाड़ी में। माही नदी हमारे राजस्थान में बहती है और ये कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। समझ में आ गया आपको? अगला प्रश्न, करीबा बांध निर्मित है जाम्बेजी नदी पर, कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। जाम्बेजी नदी पर भी है विक्टोरिया फॉल, आपको याद होगा वैसे ये, लेकिन हम सोचा आपको बता देना चाहिए, ठीक है। तो जाम्बेजी नदी पे करीबा डैम भी है, करीबा बांध भी है और विक्टोरिया जलप्रपात भी है। अगला प्रश्न है भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो नए डेटा के अनुसार भी मिजोरम में ही सर्वाधिक वन क्षेत्र है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित है और भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। ये भी सही है। ठीक है, लेकिन आप ए को पढ़िए फिर क्यों की लगा के आर को पढ़िए तो ये कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है आर। तो इस हिसाब से ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आप पढ़िए, प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित है तथा भविष्य में प्रयोग में ला जा सकते हैं, क्योंकि किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी उत्पादन पर निर्भर करता है। तो आप देख पा रहे हैं ए आर की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो शुद्ध जल जो है जैविक संसाधन नहीं है। पेट्रोलियम, मछली, कोयला, ये सब क्या है? जैविक संसाधन है। पानी जैविक संसाधन क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जैविक संसाधन से तात्पर्य होता है जीव जंतु एवं वनस्पतियों के साथ उनके अवशेषों से जो संसाधन बनते हैं वे होते हैं जैविक संसाधन। ठीक है, इसमें कोयला, पेट्रोलियम ये जीवा संसाधन है कि नहीं? ठीक है, मछली जलीय जीव है और ये भी एक तरह का संसाधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? धान, गोविंद, बिल्कुल सही है। गेहूं शुष्क सम्राट, ये गलत है। शुष्क सम्राट किसकी है? धान की है, वैरायटी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कितना आसान याद करना। धान को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो ऐसी कोई प्रजाति बना दें हम जो जिसमें पानी कम लगता हो, तो उसको क्या बनाया गया? शुष्क सम्राट बनाई गई नई वैरायटी धान की। तो याद कर लीजिए, अरहर की पारस होती है, मटर की प्रकाश होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश उत्पादक है आज भी। ठीक है, किन किन चीज़ों का उत्पादक है उत्तर प्रदेश? मेनली याद रखिएगा, गेहूं का, गन्ने का, आलू का। ठीक है, अगला प्रश्न देखा है, निम्नलिखित में कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? विलायत खां सितार, बिल्कुल सही है। अल्लाह खां तबला, सही है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, सही है। अमजद अली खान ये सरोद वादक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? समसपुर, रायबरेली, सही है। नवाबगंज उन्नाव में, ना कि इलाहाबाद में। ठीक है, इसका नाम बदल गया, अब क्या हो गया? चंद्रशेखर आजाद पक्षी बिहार, बखीरा संत कबीर नगर, संडी हरदोई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? हालांकि उस समय का करंट है, लेकिन अब का ये जीएस बन गया है। तो कहाँ खोला गया था? 13 अप्रैल 2016 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा इलाहाबाद में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय। अगला प्रश्न, यूपी में 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता कितनी है? तो यूपी में 67.68%। ठीक है, जिसमें पुरुष की है 77.3 और महिलाओं की है 57.2। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान? तो उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। पहले स्थान पर राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर है हमारा यूपी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना की गई थी? तो भारतेंदु नाट्य अकेडमी की स्थापना की गई थी 1975 में। याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया है ये। निम्नलिखित में किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो इटावा को जाना जाता है सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो झांसी जिले में पाई जाती है मार मृदा। ये ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो गोवर्धन में आषाढ़ मास में मुड़िया पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आयोजन मथुरा वृंदावन में होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अलीगढ़ प्रसिद्ध है किसके लिए? ताले के लिए। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए। टांडा विद्युत करघा के उत्पादन के लिए। तो आप देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित हो रहा है। ए का 2, बी का 4, आपका बी सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा कासगंज में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नगर में राजकीय ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई? तो लखनऊ में की गई। इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट याद रखिए कब की गई थी? 1962 में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो रहीमुद्दीन खान ने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। लखीमपुर खीरी फेमस है किसके लिए? बताइए आप। नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए? नहीं, ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पे है दुधवा नेशनल पार्क। फिर नक्काशी काष्ठ शिल्प कहाँ होता है? याद करिए, ये होता है सहारनपुर में, ठीक है। खुर्जा फेमस है मृत्तिका शिल्प के लिए, बिल्कुल सही है। मेरठ खेलकूद के सामान के लिए, जलेसर ढलवां घंटियों के लिए। तो ये है पूरा पेपर जो हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।